हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना पॉलिटी सीरीज का चैप्टर 10 करेंगे जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 10 कौन सा है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी है, नहीं दी है, कौन से केस में ये कॉन्सेप्ट है वो इवोल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? सिंपल कि कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं या बेसिक फीचर्स हैं जिसको एसेंशियल फीचर्स भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ आपके बेसिक फीचर हैं या एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ये कोर है, एसेंस है। ठीक है, जब ये यदि आप ये चेंज करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस बाय केस बहुत सारे आपके बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपके इवोल्व किए हैं। केस बाय केस हम देखते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, मतलब कैसे आया आपका बेसिक स्ट्रक्चर, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपका। ठीक है, यदि हम इवोल्यूशन देखते हैं तो पहला आता है आपका शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस 1951। अब आपको पता है इंडिया आज़ाद हो गया है। ठीक है, इंडिया आज़ाद होने के बाद क्या था? जमींदारी सिस्टम था हमारे। अब जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर उनकी मैंडेट था कि डीपीएसपी को फॉलो करना है और जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड की बहुत ज़्यादा लैंड थी लोगों के पास, और जो टीनेंट्स थे उनके पास लैंड ही नहीं थी। तो ये लैंड जो ट्रांसफ़र करनी है वो यहाँ करनी है। जैसे टीनेंट्स एक्ट भी लेके आए, लैंड ऑफ सीलिंग एक्ट भी हम लेके आए। तो अब क्या हुआ, जो जमींदार थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि फंडामेंटल राइट में कुछ ऐसे प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ में कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी अपने जब फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में मतलब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। अब जब गवर्नमेंट लॉ लेके आई कि भाई जमींदारी सिस्टम को हम खत्म करेंगे और जो आपके पास लैंड है उसको जितनी आपको जरूरत है उतनी दे के हम बाकी ट्रांसफर कर देंगे जो गरीब लोग हैं। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी का मैंडेट ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है। ठीक है, तो अब इस चीज को जो गवर्नमेंट की ये चीज लेके आए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है, अब जब ये आप चेंज करोगे राइट टू प्रॉपर्टी को तो इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट का चेंज करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट को चेंज करना पड़ेगा तो आप सिंपल एक्ट से तो कर नहीं सकते अंडर आर्टिकल 13, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ठीक है भाई, आपको फंडामेंटल राइट, आपको डीपीएसपी कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को आपको चेंज करना है तो अंडर आर्टिकल 360 आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर सकते हो। ठीक है, तहत आप अपना फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करोगे वो आपका डू नॉट कवर अंडर आर्टिकल 13, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, ये हमने चीज समझी इससे। ठीक है, अब पहला केस ये होगा। दूसरा केस जो आपका मेन केस है वो गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था। तो इसमें भी सेम वही चीज़ थी कि गोलकनाथ के पास में बहुत सारी ज़मीन थी, 300 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, शायद 500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। तो कुछ सरकार बोले कि आपकी जो फैमिली के लिए चाहिए वो आप रख, आपको दे देते हैं, बाकी हम स्टेट के अंडर ले लेंगे और उसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन गोलकनाथ जी बोले कि भाई नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी आपकी। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने केस किया, ठीक है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने अर्लियर वर्डिक्ट दी थी शंकरी प्रसाद केस में वो रिवर्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? रिवर्स इट्स
अर्लियर जजमेंट या वर्डिक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, जब उन्होंने रिवर्स कर दी तो वो बोले कि फंडामेंटल राइट को आप कैसे अमेंड करने लग रहे हो, फंडामेंटल राइट तो आपका ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है, इम्यूटेबल है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हो फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो आपके अंडर आर्टिकल 13 है, और अंडर आर्टिकल 13 है तो आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो दो चीज हमने क्या देखी, उन्होंने अपनी पहली जो अर्लियर जो वर्डिक्ट दे रखी थी उसको चेंज किया, और जो फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के ऊपर रख दिया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आपके अंडर आर्टिकल 13 बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब तीसरा केस आता है आपका, अब देखो, अब गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ केस को जो वर्डिक्ट आई उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब इसमें क्या बोला, अब इसमें दो चीज में चेंज हुआ आपका, आर्टिकल 13 और 368 में। अब क्या बोला कि अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपके अंडर आर्टिकल 13 में नहीं आते हैं। दो चीज हो गई आपकी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखोगे। इन दो चीज को जब आपका किसी ने चैलेंज किया तो आपके मेन जो केस आता है वो होता है केशवानंदा भारती केस। अब केशवानंदा भारती केस, ठीक है, केशवानंदा भारती केस भी सेम था तो प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, अब सिंपल क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बार बार आप जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आपको, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, लेकिन हमें डीपीएसपी को भी ध्यान रखना, हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। तो जब हमें जमींदारी सिस्टम को आपको अबोलिश करना है, राइट टू प्रॉपर्टी को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ डीपीएसपी को फॉलो भी करना है, तो केशवानंदा भारती केस ने बोला ठीक है, हम जो आपके 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जो आपने प्रोविजन दिए हैं, ठीक है, उनको हम वैलिडेट करते हैं। लेकिन अब क्या है कि एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, जब 24 में तो ये बोला ना एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा यार एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कर दें तो फंडामेंटल राइट का एसेंस क्या रहेगा, यदि किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी हुई तो वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कर सकती है, चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपने प्रोविजन दिए हैं वो वैलिडेट करते हैं, लेकिन बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये किसी ने डिफाइन नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, बस ये है कि एसेंशियल फीचर है, कोर फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कंट्री को रन करने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ ऐसे आपके एसेंशियल फीचर चाहिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को अलाइव रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप इसमें याद रखोगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने कहाँ डेवलप किया है, केशवानंदा भारती केस में। आपका जो गोलकनाथ केस था इसमें भी जो आपके केस थे, जो आपके एडवोकेट थे गोलकनाथ की तरफ से, नैनी पालखी वाला जो थे, ठीक है, उन्होंने भी ये जिक्र किया था कि भाई कौन जो पार्लियामेंट है उसकी कुछ अमेंडिंग पावर है वो लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं होती है कि आप जो मर्जी आए वो अमेंड कर सकते हो। तो ये किसके ऊपर बेस है आपका, इम्प्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, एक जर्मन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इम्प्लाइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, इसी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स मतलब बेसिक फीचर कुछ ऐसे होते हैं जो आप, जो पार्लियामेंट है वो चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ आया अपना, ये कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती केस में। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस में तो हो गया, चलो भाई एक ही केस में डिस्कस किया है क्या सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, ये दोबारा रीअफर्म किया हमने। ठीक है, दोबारा हमने रीअफर्म किस में किया, ये
ठीक है, रीअफर्म हमने कौन सा केस आया 1975 में। 1975 में आपका कौन सा केस आया था, इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राज नारायण केस 1975 का था। उसमें क्या था कि इलाहाबाद जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें बोल रहे थे करप्ट प्रैक्टिस की वजह से राज नारायण जी ने एलिगेशन लगाया था इंदिरा गांधी जी पे कि करप्ट प्रैक्टिस की वजह से आपका ये इलेक्शन जीती हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने वैलिडेट भी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये आपका बाय अपीलेट जुरिडिक्शन जब आपका हाई कोर्ट का डिसीजन को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी थी। ठीक है, और रीअफर्म्ड इन इंदिरा नेहरू गांधी केस वर्सेस राज नारायण था वैसे 75 में। ठीक है, अब क्या हुआ, उससे पहले आपका क्या हुआ था, एक 39th एक्ट आया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि जो भी लोकसभा स्पीकर है प्लस में पीएम है, ठीक है, इनके यदि कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो आपका चैलेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आपका था उसमें इंदिरा गांधी जी ने बोला कि जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट है आपके स्पीकर से रिलेटेड या प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वो आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत चीज कर रहे हो आप। क्यों? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ठीक है, ये तो बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये तो बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू, ये तो बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ये अंडर आर्टिकल 39 आप ये नहीं बोल सकते हो कि सुप्रीम कोई भी कोर्ट में इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो रीअफर्म किसमें किया, इंदिरा नेहरू गांधी केस में। ठीक है, फिर आपका एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था कि बार बार जब आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बहुत ज्यादा लड़ाई चलने लग रही थी, टसल चलने लग रही थी, वह कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोनों को प्यार भाव से बैलेंस बनाते हुए आपके कौन, दोनों फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों भाई प्यार भाव से बैलेंस बनाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे। ठीक है, वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नहीं है कि वो उससे बड़ा है वो उससे छोटा है, क्योंकि दोनों की अपनी एक महत्व है। राइट्स भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट्स हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी भी उतनी जरूरी है आपके फंडामेंटल राइट जितने जरूरी हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोला कि लिमिटिंग अमेंडिंग पावर, लिमिटिंग अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 इज द बेसिक फीचर। मतलब क्या बोल दिया कि ये नहीं है कि एब्सोल्यूट पावर है अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास में कि जो मर्जी आए वो अमेंड कर सकते हैं, तो लिमिटिंग अमेंडिंग पावर है, वो भी एक बेसिक फीचर है आपका। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला आपका, क्या था, हार्मनी एंड बैलेंस, आपका लिमिटिंग अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और आपका क्या था, जुडिशियल रिव्यू। ये दो तीन चीज मिनेरवा मिल केस में डिस्कस हुए थे। ठीक है, फिर आता आपका वमन राव केस, वमन राव केस 1981 का है। ठीक है, उसमें भी सिंपल यही किया कि उन्होंने फिर से अडेड किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और बोला जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये प्रोविजन है इसकी एक डेट फिक्स कर दी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी आप लॉ मेकिंग करते हो उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो फॉलो होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक डेट फिक्स कर दी गई थी वमन राव केस के द्वारा। अब हम कुछ ऐसे देखेंगे कौन कौन से केस में आपके
कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, वो ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पहली बात कि केशवानंदा भारती केस में क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी थी? नहीं। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक लिस्ट बना के दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक केस बाय केस हम डिफाइन करेंगे कौन सी चीज आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, जैसे पहला हम केशवानंदा भारती केस देखते हैं 1973 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बोली कि भाई ये चीजें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस टाइम क्या चलने लग रहा था कि पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोई भी फंडामेंटल अमेंडमेंट के तहत 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फंडामेंटल राइट कोई भी अमेंड कर सकती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी मेन चीज है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट बनाया है रादर देन पार्लियामेंट ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, और फिर क्या बोला, सोवरन मतलब इंडिपेंडेंटम, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ये जो आपका नेचर है इंडियन पॉलिटी का, ये भी आपका बेसिक फीचर में आता है। ठीक है, और आपका सेकुलर कैरेक्टर, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर किस किस के बीच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, और भी कुछ चीजें थी, तो ये मेन मेन चीजें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में केशवानंद भारती केस में हमने एडमिट करी, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट करी। ठीक है, दूसरा जो हम देखते हैं, हमने देखा था इंदिरा गांधी नेहरू केस 1975 का। उसमें हमने वहां भी बात करी थी जैसे कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जैसे कि आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि आपके सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये हमने पढ़ा था ना। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है आर्टिकल 25 के अंडर। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और इक्वलिटी। ठीक, कुछ मेन मेन चीज़ है, ये आप याद रख लेना, बाकी आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा था मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस कब का है, 1980 का। इसमें आपका क्या क्या चीज़ आई थी, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, और आपका क्या था, हार्मनी एंड बैलेंस, किस किस के बीच में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। ठीक है, फिर आपका एक और जो केस आता है वो आता है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। बोलो जस्टिस तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव एक्सेस होना चाहिए उसका, मतलब वो जस्टिस आपके कुछ काम आना चाहिए, इफेक्टिवली एक्सेस होना चाहिए आपको, कि आज आपने कुछ किया है 20 साल बाद आपको जस्टिस मिल रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्या था आपका, इंदिरा सावनी केस, इंदिरा सावनी केस 1992 का, जिसमें मंडल केस भी बोलते हैं इसका, ओबीसी ओबीसी केस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये हम जो केस है ना ये डिटेल में भी करेंगे, जो सेपरेट क्लासेस रहेंगी केस की, उसमें हम डिटेल में हर एक केस को करेंगे जो इंपॉर्टेंट केस आपके। जैसे इसमें हमने रूल ऑफ लॉ की बात करी है। ठीक है, जैसे किहोतो होलोहान केस, कियोतो होलोहान केस को हम डिफेक्शन केस भी बोलते हैं। ठीक है, कब आया था, 1993 में। इसमें हमने क्या किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करी। ठीक है, और जो स्पीकर की पावर थी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, उसको हमने जुडिशियल रिव्यू के अंडर डाला।
ठीक है, ये याद रखना, ये स्पीकर से रिलेट जरूर रखना इसको याद, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है पेपर में। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट केस है वो है SR बोमाई केस। ये फेडरलिज्म के लेके बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1994 का। ठीक है, जैसे इसमें आपका फेडरलिज्म है वो वर्ड ऐड किया गया आपका एज ए बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलरिज्म है वो वर्ड आपका यूज किया गया है इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है। ये कुछ आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड की गई है SR बोमाई केस के अंदर। ठीक है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे IR कोएल्हो केस। कब का है? 2007 का। इसको हम क्या बोलते हैं? 9th शेड्यूल केस भी बोलते हैं। 9th शेड्यूल केस इसमें क्या क्या ऐड किया है? रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू। इसको हम 9th शेड्यूल क्यों बोलते हैं केस कि 9th शेड्यूल में क्या था? सिंपल, हमने एक आर्टिकल ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31B। ठीक है, तो उसमें हम कोई भी लॉ डालते थे, ठीक है, तो उसके वो स्क्रूनिटी से, जो जुडिशियल स्क्रूटिनी होती है, जुडिशियल रिव्यू होता है, उससे वो बच जाता है। लेकिन IR कोलियो केस में बोला कि यदि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, 9th शेड्यूल में भी यदि आप डालने लग रहे हो तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। हम सिंपल अब अपने क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, बोले इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो हमने बात की थी केशवानंदा भारती केस, गोरखनाथ आपका 1967 का है, केशवानंदा 1973 का था, मिनर्वा मिल 1980 का है और शंकरी प्रसाद 1951 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट केस हमने डिस्कस किए हैं अपनी थ्योरी की क्लास में। ठीक है, तो केशवानंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो हमने यहाँ पे प्रोपाउंड किया था। ठीक है, well which of the following is not a part of basic structure of the Indian constitution? रूल ऑफ लॉ, ये हमने बात की थी। जुडिशियल रिव्यू है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपकी पहले जो फंडामेंटल राइट थी उसको भी हमने थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, ये तो हमने बात की। सेकुलरिज्म, जैसे हमने सेकुलरिज्म उसमें भी बात की थी आपकी केशवानंदा भारती केस में, जुडिशियल रिव्यू हमने मिनर्वा मिल केस में बात की थी, बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं। रूल ऑफ लॉ हमने इंदिरा गांधी नेहरू केस में बात की थी। ठीक है, तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इन द इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस बिकॉज इट वॉयलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर। कौन से बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा था ये आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको 39th में क्या बोला था कि जो भी लोकसभा स्पीकर होते हैं या PM होते हैं, यदि उनके इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट वो आपके कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है। तो उसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं कि ये तो आप जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जुडिशियल रिव्यू उसी को छीनने लग रहे हो। तो और इससे क्या होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो आपके इंश्योर नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपके इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में हमने देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर बन जाता है आपका। ठीक है, बोले इन द मिनर्वा मिल केस सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस। किस किस के बीच में बैलेंस बनाएगा? प्रियम्बल या फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में, या फंडामेंटल राइट्स या DPSP के बीच में, या लोकसभा राज्यसभा सेंटर स्टेट। ये हमने बात की थी फंडामेंटल राइट एंड DPSP। और क्या मिनर्वा मिल केस में हमने बात की थी कि जुडिशियल रिव्यू है उसको हमने फिर से बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, और लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारी चीज आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन गई थी। ठीक है, मतलब which article of the Indian Constitution was interpreted to have implied limitation on the amending power of parliament? implied limitation ये अंडर आर्टिकल आपके 368 में खुद ही ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट के पास में अमेंड करने की, ये एब्सोल्यूट नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट।
ठीक है। और व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वमन राव केस? वमन राव केस में क्या सिग्निफिकेंस, हमने बात की थी कि एक डेट असाइन कर दी थी आपकी, तो इट एडिड सेक्युलरिज्म नहीं, इट इंट्रोड्यूस द प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नहीं, इट ड्रू ए कट ऑफ डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन, मतलब एक डेट बता दी कि भाई 24 अप्रैल 1973 से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है। ठीक है। इट डिक्लेयर द प्रीएम्बल है नोट पार्ट नहीं, ये तो आपका केस वन द भारतीय केस में प्रीएम्बल पार्ट भी बन चुका था ना वो तो। ठीक है। बोले इन द एसआर बोमाई केस 1994 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? हमने कौन क्या क्या बात की थी आपके एसआर बोमाई केस में? सेकुलरिज्म की, फेडरलिज्म की, ठीक है, डेमोक्रेसी की, ठीक है, सोशल जस्टिस की, जुडिशियल रिव्यू की, ये सारी आपके बेसिक स्ट्रक्चर हमने बात की थी। तो इसमें क्या है, फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ठीक है। well, the IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 जजमेंट इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल? कौन से शेड्यूल? हमने बात की थी कि 9th शेड्यूल में अब आप कोई भी यदि लॉ डालते हो, एक्ट डालते हो उसके अंदर, तो वो आपके जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। ठीक है। ओके, उसमें एक डेट भी बताई 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि आप करते हो तो जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक पार्ट बन चुका है, बेसिक फीचर बन चुका है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिस्ट? क्या इनमें से जो डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? इट इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन आर्टिकल 368 नहीं, इट इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट मेंशन इन द प्रीएम्बल नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट तो दी नहीं है ना, वो केस बाय केस डिसाइड करे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं। इट इज ए डायनामिक लिस्ट इवोल्व बाय जुडिशरी ऑन ए केस बाय केस बेसिस, यही तो है चीज। ठीक है। तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा आपके एग्जॉस्टिव एक लिस्ट नहीं बना दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके बाद हम कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे। तो ये केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केस बाय केस हम डिसाइड करेंगे कौन सी चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। और विच अमेंडमेंट ट्राई टू नेगेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बाय डिक्लेयरिंग दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है। तो ये कब बोला? 42nd में। 42nd में क्या बोला कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आपके पार्लियामेंट है वो कोई भी आपके अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तभी आपके मिनर्वा मिल केस में 42nd का ये प्रोविजन है, ये हमने डिलीट किया। ठीक है। क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है उसकी भी लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस वाज एडिड टू बेसिक स्ट्रक्चर इन विच केस? हमने बात की थी आपके सेंट्रल कोलफील्ड केस की। ठीक है। तो सेंट्रल कोलफील्ड केस लिमिटेड केस जो है आपका, उसमें हमने बात की थी कि तो इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर किस में बना है? सेंट्रल कोलफील्ड केस में। ठीक है। इंदिरा सावनी केस हमने बात की 1992 में, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कियोतो ओलोआन डिफेक्शन केस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। एल चंद्रा 1997 का केस है कि, ठीक है, 1997 का केस एल चंद्रा कुमार केस, ये आपका जुडिशियल रिव्यू के तहत ही आता है कि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स का कुछ ऐसा केस है, ये हम डिस्कस करेंगे आराम से। जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर इंश्योर, क्या इंश्योर करता है जुडिशियल रिव्यू? कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी ऑफ प्रीएम्बल? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि यदि कोई भी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग करने लग रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक पार्ट को वॉयलेट करने लग रही है तो वो लॉ नल एंड वॉइड कर देगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। बोले द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस 1980 स्ट्रक डाउन सेक्शन 55 ऑफ द 42nd Amendment Act because it attempted to give primacy to all DPSP over fundamental right, remove all limitation on the amending power of parliament, abolish the Rajya Sabha, make the presidential power to declare an emergency non-justiciable। नहीं, अभी हमने बात की थी ना कि 42nd के तहत पार्लियामेंट क्या चाह रहा था? पार्लियामेंट चाह रहा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसको वो अमेंड कर पाए। ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस में हमने क्या किया कि जो ये प्रोविजन लेके आए थे पार्लियामेंट उसको हमने स्टक डाउन कर दिया। ठीक है। और इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट सेक्युलरिज्म इज ए
पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवन बिफोर द वर्ड वाज एडेड टू द प्रीएम्बल। कौन से में की थी? केशवानंद भारती केस में। एस आर बोमाई तो 1994 का है ना आपका, इंदिरा गांधी 1975 का है, ठीक है। और सेकुलरिज्म कब ऐड किया गया है आपका वर्ड? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में, ठीक है। तो ये आपका 1973 का है। तो आपका केशवानंद भारती केस में हमने सेकुलर जो करेक्टर देखा था स्टेट का, तो वो आपका सेकुलरिज्म वर्ड को ही डिफाइन कर रहा था आपको, ठीक है। बोले द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लेजिस्लेटिव पावर। दिस implies that the parliament can rewrite the entire constitution if it has 2/3 majority? नहीं, parliament can only amend the constitution, not replace it with the new one। बिल्कुल ठीक है। the president has the final say in constitution? no, state legislature must approve every amendment? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल कि पार्लियामेंट अमेंड जरूर कर सकती है, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को आपको वॉयलेट ना करे, ठीक है। बोले द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं हम एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, प्राइमरीली बिकॉज इट वॉयलेटेड विच बेसिक फीचर? आपके दो फीचर थे इसमें, सेपरेशन ऑफ पावर भी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी भी, ठीक है। एनजेएसी में सिंपल क्या था कि एग्जीक्यूटिव है वो आपका जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम था, ठीक है। लेकिन जुडिशरी ने बोला कि ये आपके सेपरेशन ऑफ पावर को हैम्पर करता है, ठीक है। और यदि एग्जीक्यूटिव जज को अपॉइंट करेंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हैम्पर होती है, ठीक है। तो इसके चक्कर में ये आपका जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। बोले पार्लियामेंट passes an amendment to change India's parliamentary system of government into a presidential system. Such an amendment would likely be valid as per Article 368 allows any amendment invalid as the parliamentary system is a part of basic structure, valid if ratified by all the states legislature, invalid as only a new constitutional assembly can make such change. No, ये क्या था? हमने जब केशवानंदा भारती केस किया था तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, लास्ट पॉइंट बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जब बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इनवैलिड हो जाएगा एज द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। द डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट इवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस। नहीं, गोलकनाथ की जगह केशवानंदा भारती केस 1973 होता तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती, और गोलकनाथ केस तो है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल बेसिक फीचर इन द केशवानंदा भारती केस। नहीं, ये तो मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ ना कि सभी जो एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब पूरी टोटल लिस्ट दे दी है कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर रहेंगे। नहीं, उसमें कुछ प्रोविजन आपके बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, लेकिन सभी पूरी लिस्ट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट बोला कि केस बाय केस हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 ओपन टू चैलेंज इफ इट वॉयलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा था ना IR कोयलो केस में 2007 वाले में, कि आपका जो 9th शेड्यूल में यदि आप कोई भी लॉ ऐड करते हो तो वो ओपन टू चैलेंज है, ठीक है। तो थर्ड ओनली इसका ऑप्शन आ जाएगा। बोले विद रेफरेंस टू मिनर्वा मिल केस 1980 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोले स्ट्रक डाउन द प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट दैट गेव ऑल DPSP ओवर फंडामेंटल राइट्स। ओके, इट एस्टेब्लिश दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज इटसेल्फ ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट डिक्लेयर द प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपका 1 और 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 का केस है। SR बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। और क्योतो हलवान वर्सेस आपका जचिलहू 1992 का केस है, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये हमने कहाँ बात की थी? SR बोमाई केस में।
फेडरलिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली हमने एसआर बोमाई केस में डील किया है, ठीक है, फेडरल करेक्टर का। तो आपका बी का वन दो ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये तो हमने मिनर्वा मिल केस में बात की थी। तो आपका सी का टू आपका ये ऑप्शन है, तो मतलब ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने बात की थी राजनारायण केस में, जब इलेक्शंस का कुछ इशू हो गया था इंदिरा गांधी जी और राजनारायण की, ठीक है। क्योतो ओलोआन में हमने इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल मशीनरी की बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ बात की थी, ठीक है, पहला ही। चलो हम ये पहले यहाँ से केस से स्टार्ट करते हैं। एनजेएसी केस 2015 का, ठीक है। इसमें हमने दो चीज बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हम लेके आए थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से ज़्यादा रिलेट हम कर पाएंगे इसको, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर भी इसमें बात की गई थी कि वह सेपरेशन ऑफ पावर है उसको हेम्पर करता है, लेकिन यदि सिर्फ ऑप्शन में दोनों चीज गिवन है और भी केस गिवन है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात एनजेएसी से ज़्यादा रिलेट करेंगे हम, ठीक है। तो क्यू का वन ए के ऑप्शन में है, आपका वन ओनली आंसर आ गया, ठीक है। और केस देख ले, एन चंद्रा कुमार केस। एन चंद्रा कुमार केस में हमने क्या किया था, सिंपल इस केस को थोड़ा सा हम डिटेल में करें तो क्या था, अंडर आर्टिकल 323 ए एंड बी, ठीक है। तो कुछ आप ट्रिब्यूनल्स हैं वो सेटअप कर सकते हो, आप ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकते हो। तो इसमें क्या था पहले कि ट्रिब्यूनल सेटअप तो आपने कर दी है, और यदि आपको उसमें अपील करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करते थे ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील कर रहे हो मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू पावर तो हमारे पास हाई कोर्ट में भी तो है, तो मतलब हाई जो ट्रिब्यूनल है वो हाई कोर्ट को बाईपास कर रही है, इसका मतलब ये है नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, ठीक है, अंडर आर्टिकल 323 ए एंड बी, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट है, पहली बात। दूसरी, यदि आपको अपील करना है पहले हाई कोर्ट में अपील करो, क्योंकि हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 227 हमारे जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो आपका हाई कोर्ट में भी है, और पहले आप हाई कोर्ट में करोगे फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में करोगे, ठीक है, बाय वे ऑफ अपील। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू, यहाँ केसवंदा भारती केस में हमने बात की सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस जजमेंट में हमने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, ठीक है। समरी देख लेते हैं, क्या कुछ समरी थी। केशवानंदा भारती केस 1973 में आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आपका बर्थ करता है। इंदिरा गांधी केस में हमने अप्लाई द डॉक्ट्रिन टू इनवैलिडेट एन अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे कि कौन सा किया था हमने, 39th, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में स्ट्रक डाउन द अनलिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, ठीक है। एसआर बोमाई केस में फेडरलिज्म सेकुलरिज्म डिक्लेयर बेसिक फीचर, आईआर कोलियो के 9th शेड्यूल ब्रोट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट होता है चैप्टर। तो आपको प्लेलिस्ट बना दी है मैंने आपके लिए पॉलिटी की, वहां जाके आप देख सकते हो। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय बाय।